president also unveiling his Board of Peace today. Donald Trump has unveiled his controversial Board of Peace, following the launch of the second phase of a ceasefire in Gaza last week. Board of Peace. 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 This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll 21 नवंबर सन 2024 को द हेग नेदरलैंड्स में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लगी। आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक प्री ट्रायल चेंबर के जजेस ने एक वारंट साइन किया। चार्जेस थे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, स्टारवेशन एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर, इंटरनेशनली डायरेक्टिंग अटैक्स अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन। और एक्यूज कौन था? एक्यूज था बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, fake country ka prime minister. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has agreed to join the so-called Gaza Board of Peace despite facing an International Criminal Court arrest warrant for war crimes in the Strip. यानी 124 आईसीसी के मेंबर कंट्रीज में कहीं भी जाएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर 22 जनवरी सन 2026 को डेवोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वही नेतन्याहू अब बोर्ड ऑफ पीस का ऑफिशियल मेंबर होगा। उस बोर्ड का चेयरमैन कौन है? उस बोर्ड के चेयरमैन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, यहां तक कि अपनी प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए भी नहीं, वो इसके चेयरमैन रहेंगे फॉर लाइफ। एनपीआर ने चार्टर ऑब्टेन किया और कंफर्म किया। मेंबरशिप प्राइस $1 बिलियन। अब पाकिस्तान भी साइन कर रहा है। इस सब बात का मतलब क्या है? इस सब बात को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। सन 1945 में जो वर्ल्ड वॉर II के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, 80 साल से दुनिया के प्राइमरी फोरम रहा और डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, दुनिया में पीस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। वॉशिंगटन एग्जामिनर 2026 में लिखता है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में खड़े होकर कह रहे हैं कि यूएन हैज नेवर लिव्ड अप टू इट्स पोटेंशियल। तो रिपोर्टर ने पूछा कि डू यू वांट योर बोर्ड ऑफ पीस टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशंस? तो ट्रंप ने कहा इट माइट। we just created the Board of Peace, which I think is going to be amazing. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a Board of Peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations never helped me on one war. Do you want your Board of Peace to replace the UN? Well, Mike. चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई जो कि उसी दौर के आसपास आई और उसके मुताबिक चाइना ने भी उसी दौर में अनाउंस किया ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, यानी एक और नया सिस्टम, चाइना का अपना सिस्टम, और हांगकांग के अंदर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर भी बनाया। यानी मतलब इस सब का क्या है? इस सब का मतलब यह है कि इस वक्त दुनिया में 2 कंपीटिंग सिस्टम्स मौजूद हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं एज यूनाइटेड नेशंस रिप्लेसमेंट। एक तरफ है अमेरिका का सिस्टम जहां एक इंसान है जिसके पास वीटो पावर है, और दूसरी तरफ है चाइना का वो सिस्टम जहां चाइना कहता है कि मल्टीलेटरलिज्म चाहिए, और इन दोनों के बीच में है पाकिस्तान जो दोनों के साथ बैलेंस करना चाहता है। ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? ये बोर्ड ऑफ पीस क्यों है और पाकिस्तान इसमें शामिल किस वजह से हो रहा है? कहानी क्या है? आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 में। पीबीएस न्यूज और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएन जनरल असेंबली में गए और वहां उन्होंने एक पीस प्लान प्रेजेंट किया गजा के हवाले से, गजा में जंग बंदी के हवाले से। और इस प्लान को आज दुनिया 20 पॉइंट एजेंडा के नाम से या 20 पॉइंट पीस प्लान के नाम से जानती है। इस प्लान में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो पॉइंट था बोर्ड ऑफ पीस। उस वक्त तो ये बोर्ड सिर्फ गजा के हवाले से था, यानी एड पहुंचाना, रिकंस्ट्रक्शन करना, हमास को डिसआर्म करना। यूएन प्रेस की ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, और ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनने वाली बात है, नवंबर 2025 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया और उसका नाम है रेजोल्यूशन 2803। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना और रशिया ने एब्सटेन किया, फिर भी ये रेजोल्यूशन
1302 से पास हो गया। तो पास हुआ क्या? पास हुआ ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान था, और पास हो गया बोर्ड ऑफ पीस एज वेल। और किसने पास किया? यूनाइटेड नेशंस ने पास किया। अब यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जनवरी 2026 में कहानी एकदम से बदल गई। एनबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि ट्रंप ने 60 मुल्कों को इनविटेशन भेजे हैं बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, और इनविटेशन के साथ एक चार्टर भी भेजा है। और ये वो चार्टर है जो आज आप न्यूज ब्रीफिंग्स में और डिफरेंट क्लिप्स में दुनिया के लीडर्स को साइन करता हुआ देख रहे हैं। इसमें सब कुछ है, इस चार्टर में हर बात है, बस एक नाम शामिल नहीं है। और वो नाम पता है किसका है? वो नाम है गजा का। गार्डियन न्यूज़पेपर के कॉलमिस्ट हैं जूलियन बॉर्जर, और उन्होंने लिखा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फेल फॉर अ क्लासिक ट्रम्प बेट एंड स्विच। मतलब पहले बोला कि गजा के लिए है, यूएन ने अप्रूव कर दिया, फिर चार्टर में लिखा कि ये बोर्ड दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस को ही बेवकूफ बना दिया। लिटरली स्लो क्लैप लोडिंग। टाइम ऑफ इसराइल ने ये जो चार्टर है इसका पूरा टेक्स्ट पब्लिश कर दिया है, और इसमें जो लिखा है वो एक सुनने वाली बात है। इसमें एक लाइन लिखी है, द करेज टू डिपार्ट फ्रॉम अप्रोचेस एंड इंस्टीट्यूशंस that have too often failed। वो कौन सी अप्रोचेस हैं, वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो अक्सर फेल होते रहे हैं? ये डायरेक्ट अटैक है यूनाइटेड नेशंस पर। अब यहां पर 3 बातें जो समझनी जरूरी हैं इस बोर्ड के हवाले से। पॉइंट नंबर 1, चेयरमैन फॉर लाइफ। एनपीआर के डैनियल अर्स्टेन की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे जिंदगी भर। चार्टर कहता है कि चेयरमैन सिर्फ यूनानिमस वोट से रिमूव हो सकता है, या वो खुद रिजाइन करे तो हो सकता है, या वो इनकैपेसिटेट हो जाए तो हो सकता है। दूसरा पॉइंट, $1 बिलियन की मेंबरशिप। रेगुलर मेंबर 3 साल के लिए है, लेकिन अगर परमानेंट मेंबर बनना है तो $1 बिलियन का कैश लेकर आओ। चार्टर के आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि फंड का कंट्रोल सिर्फ चेयरमैन के पास होगा। सीबीसी न्यूज कनाडा कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो कनाडा के हैं वो कहते हैं कि वी विल नॉट पे द $1 बिलियन प्राइस टैग। और तीसरा पॉइंट है द वीटो पावर। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये कौन कौन से? इसमें शामिल है अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है। ये मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में एक इंसान के पास ये वीटो पावर है, और वो इंसान है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। चार्टर का टेक्स्ट एग्जैक्टली कहता है कि डिसीजंस मेड बाय मेजॉरिटी आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। यानी ये कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है आप शायद ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस की गेस्ट लिस्ट कौन है और कौन लोग हैं जो इसके अंदर बैठकर फैसले लेने वाले हैं। द हिल और रॉयटर्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, और ये वो लोग हैं जो इवेंचुअली फैसले करेंगे। और इनके नाम सुनते जाएं, और वो शायर कहता है ना कि सुनता जा शर्माता जा। पहले आते हैं स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं। फोर्ब्स के मुताबिक रियल एस्टेट बिलियनर हैं और ट्रंप के क्लोज फ्रेंड हैं। दूसरे हैं जैरेड कुशनर, ट्रंप के सन इन लॉ हैं, दामाद हैं। और हार्वर्ड क्रिम्सन और मल्टीपल न्यूज चैनल्स ये रिपोर्ट करते हैं कि ये वो साहब हैं जो कहते हैं कि गजा हैज अ वैल्यूएबल वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी। तीसरे हैं मार्क रोवन, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये $700 बिलियन के फंड मैनेज करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्रो इजरायली एडवोकेसी ग्रुप्स को फंड भी करते हैं। चौथे हैं याकिर गैबी। याकिर गैबी इजरायली सिप्रियट हैं, यानी साइप्रस इनका ताल्लुक है, और रियल एस्टेट टाइकून हैं। और रॉयटर्स ने कंफर्म किया कि डिप्लोमैट्स के साथ एक ही बोर्ड पर अब ये भी बैठेंगे। फिर पांचवें हैं टोनी ब्लेयर, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर है। और बीबीसी और गार्डियन कहते हैं कि वही साहब हैं कि जो इराक में बुश के पार्टनर थे जब इराक में तबाही का आगाज हुआ, और अब गजा रिकंस्ट्रक्शन के इंचार्ज हैं। और छठे हैं अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करते हैं। और पैटर्न देखें कि ये रियल एस्टेट डेवलपर्स, इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स, प्रो इजरायली एडवोकेट्स, ये सब क्या करेंगे? ये गजा के पीस प्लान पर बात करेंगे।
और उसके फैसले लिया करेंगे। अब जरा उन कंट्रीज को देखते हैं कि किन कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, कौन वेटिंग लिस्ट में है और किन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले बात करते हैं एक्सेप्टेड कंट्रीज की। इजराइल इसमें ऑलरेडी आ चुका है, यानी नेतन्याहू जिसको आईसीसी ऑलरेडी वारंट इशू कर चुका है। यूएई इसमें शामिल है, इसमें शामिल है हंगरी में विक्टर ऑर्बन ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। अर्जेंटीना का तो आपने ऑलरेडी सुन लिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर उन्होंने किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तारीफों के पुल बांधे, तो वो इसमें शामिल हैं। हैवियर मिले जो कि फार राइट से बिलोंग करते हैं, सो अर्जेंटीना इसमें शामिल है। वियतनाम है, मोरक्को है, बेलारूस है जो ऑलरेडी रशिया का एलाय है, कजाकिस्तान है, आजरबाईजान है, कोसोवो है और कनाडा भी है, लेकिन कहता है कि $1 बिलियन नहीं दूंगा। अब बात करते हैं मुस्लिम कंट्रीज की कि जिन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर दी और इसमें शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान उसमें शामिल है, इजिप्ट है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, जॉर्डन है और इंडोनेशिया है। और किसने डिक्लाइन किया है? डिक्लाइन किया है फ्रांस ने। मैक्रोन ने कहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। नॉर्वे ने डिक्लाइन किया है, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लाइन किया है और डेवोस में जाकर डिक्लाइन किया है। डेनमार्क फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ ग्रीनलैंड, डेनमार्क ने डिक्लाइन किया है। स्लोवेनिया ने डिक्लाइन किया है और स्लोवेनिया ने कहा है कि ब्रॉडर इंटरनेशनल ऑर्डर को खराब करके रख देगा। अब कुछ कंट्रीज हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में, यूके इस वक्त वेटिंग लिस्ट में है और रॉयटर्स के मुताबिक कीयर स्टारमर वो कंसर्न्ड है कि पुतिन का रोल इसमें शामिल है, हम कैसे शामिल हो जाएं। जर्मनी अभी तक वेटिंग लिस्ट में है और मेरे ख्याल से बाय द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जर्मनी वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो डिक्लाइन कर देगा। चाइना इस सब को लेकर स्केप्टिकल है, अपनी रिस्पॉन्स सोच रहा है। रशिया, क्रेमलिन का रिस्पॉन्स आया है कि हम बड़ा केयरफुली इसको स्टडी कर रहे हैं, विल सी व्हिच वे द विंड ब्लोज, हम देखेंगे कि कहानी कहां बैठती है। लेकिन पुतिन की मौजूदगी को देखकर एक सवाल भी खड़ा होता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने पुतिन को इन्विटेशन भेज दिया है, रशिया को इन्विटेशन भेज दिया है। एक तरफ आईसीसी मार्च 2023 से अरेस्ट वारंट लेकर बैठा है यूक्रेन में वॉर क्राइम्स के खिलाफ पुतिन के लिए, दूसरी तरफ पुतिन को इन्विटेशन भी दिया जाता है, तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर ले इससे पहले कि रशिया आ जाए और साथ ही बोर्ड ऑफ पीस में उनको इनवाइट भी करना चाहते हैं। दिस इज हिलेरियस। और ये सबसे बड़ा लतीफा तब बनता है जब ज़ेलेंस्की से पूछा गया यूक्रेन में कि आप जा रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में, तो ज़ेलेंस्की ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। हम एक तरफ जंग में हैं रशिया के साथ और उसी रशिया के साथ हम जाकर बोर्ड ऑफ पीस में फोरम पर बैठकर पीस की बातें भी करें। ये क्या कहानी है? इस सारी कहानी को समझने के लिए आपको पहले इस वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा जो यूनाइटेड नेशंस ने पैदा किया। सन 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और यूएन आर्काइव्स की रिपोर्ट के मुताबिक 80 सालों से ये दुनिया का प्राइमरी फोरम है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन के लिए। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अगर आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस इनइफेक्टिव है तो क्या बोर्ड ऑफ पीस इसको रिप्लेस करेगा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इट माइट, ये हो सकता है उसको रिप्लेस कर दे। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स आई थी, सबसे इंटरेस्टिंग जुमला था, वो जुमला था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस का। और उन्होंने फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए बड़ी एक अच्छी बात की है और बड़ी नपी तुली बात की है। उन्होंने कहा है यस टू इम्प्लीमेंटिंग द पीस प्लान but no to creating an organization which would replace the United Nations। और जब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पता चला तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ये बात है और फ्रांस ऐसे एक्ट करता है तो 200% का टैरिफ ऑन फ्रेंच वाइन्स एंड शैंपेन। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग एंगल है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वो इंटरेस्टिंग एंगल है चाइना को लेकर। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक सितंबर 2025 में बिल्कुल उसी वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की अनाउंसमेंट की, चाइना ने भी एक अनाउंसमेंट की। चाइना ने अनाउंस किया दुनिया के लिए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जिसको आप GGI के नाम से जानते हैं। ये चाइना की न्यूज आउटलेट्स रिपोर्ट कर चुकी हैं। अक्टूबर 2025 में चाइना ने
हांगकांग के अंदर एक सेंटर बनाया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। तो चाइना की इस पर ऑफिशियल पोजीशन क्या है? चाइना ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, IOM लॉन्च कर दिया। ऑफिशियली चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वी सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एज द मेन चैनल, वी डू नॉट वांट टू रिप्लेस इट, वी वांट टू रिफॉर्म इट। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक आज दुनिया में 150 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जो चाइना के GGI को सपोर्ट करते हैं। तो अब दुनिया में दो अल्टरनेटिव सिस्टम मौजूद हैं। एक सिस्टम है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, 1 मैन 1 वोट, $1 बिलियन एंट्री फीस, और दूसरी तरफ है चाइना का GGI, चाइना का IOMED, यानी मल्टीलेटरल है, UN बेस्ड है, और इसके अलावा सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है, सॉवरेनिटी फोकस्ड है। ये गजा के बारे में नहीं है, ये वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में रेगुलर बेसिस पे बदल रहा है। इस पे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया। UN स्पोक्स पर्सन स्टेफेन दुजारेक ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी। उस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि देयर इज वन यूनिवर्सल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड दैट इज यूनाइटेड नेशंस। यानी उर्फ आम में उन्होंने ये कहा है कि नक्कालों से होशियार, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। जियोपॉलिटिक्स ऑन अ डेली बेसिस इन 2026 इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर को समझना जरूरी है जो आपसे और मुझसे रेलेवेंट है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में क्यों जा रहा है? अब पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन के अंदर एक दोहरे मसले में फंसा हुआ है। एक तरफ चाइना, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और एक तरफ खुद यूनाइटेड नेशंस। जाए तो किधर जाए? डॉन न्यूज और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्टिंग के मुताबिक 22 जनवरी 2026 को पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, और यह स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान ने ट्रंप का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई, और यह ऑफिशियल स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको पहले एपॉलिटिकल बनना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को समझना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन से आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जब आपने जियोपॉलिटिक्स को समझना है, आपको एपॉलिटिकल बनना पड़ेगा ताकि आपको यह समझ में आ सके कि चेस के अंदर कौन सा मोहरा, कौन सा प्यादा किस वक्त कौन सी मूव लेता है। और ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये बड़ी सेंसिबल स्टेटमेंट है। बड़ा थिन लाइन करके पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, और इसका क्रेडिट मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देता, गवर्नमेंट को नहीं देता। इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है, वो है पाकिस्तान के CSP ऑफिसर्स जो फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो जबान के साथ खेलते हैं, वर्ड्स बड़े केयरफुली आर्टिकुलेट करने पड़ते हैं, और उन्होंने किए। और वो किए कैसे हैं, वो एपॉलिटिकल होके जरा समझने की कोशिश करते हैं। खुद सोचें कि पाकिस्तान इस सब के बीच में फंस सकता था। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट क्या दिया? पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान वुड लाइक टू अनाउंस इट्स डिसीजन टू जॉइन द बोर्ड ऑफ पीस as part of its ongoing effort to support the implementation of Gaza peace plan under the framework of United Nations Security Council Resolution 2803। नोटिस किया आपने, पाकिस्तान ने UN रेजोल्यूशन का हवाला 3 बार दिया है अपनी स्टेटमेंट में। ये डेलिब्रेट है और ये सेंसिबल है। लेकिन इस बात को समझने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि अब पाकिस्तान के आगे रास्ता क्या है। Why पाकिस्तान said yes to it? अब अगर ये बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान शुड फुली यूज दिस फोरम। पाकिस्तान की पहले पोजीशन को समझें। पाकिस्तान की एग्जैक्ट पोजीशन है क्या? नंबर 1, फाइनेंशियल रियलिटी। IMF की ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और अमेरिका से रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रीजनल डायनामिक्स। हमारे रीजनल डायनामिक्स अल जजीरा के मुताबिक ये हैं जो वेरीफाइड है कि सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर चुका है, UAE पहले से मेंबर है, तुर्की भी मेंबर बन चुका,
और अब पाकिस्तान अगर ये ना करता तो पाकिस्तान आइसोलेट हो जाता। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, कश्मीर कनेक्शन। पाकिस्तान हमेशा यूएन रेजोल्यूशन की बात करता है कश्मीर पर। कार्नेगी एंडोमेंट का एनालिसिस है और वो कहते हैं कि अगर यूएन वीकन होता है तो कश्मीर केस भी वीकन हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट में 3 बार यूएन रेजोल्यूशन का हवाला दिया है, क्योंकि इस बात को जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि इन तमाम एक्टिविटीज से अगर यूएन वीकन हो जाता है, एक तरफ आईओएम चलता है, चाइना का जीजीआई चलता है और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस चलता है, तो कश्मीर इशू इन सब के बीच में कहां जाएगा। और अगर यूएन वीकन होता है तो देर सवेर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने एक बार शायद फिर होंगे, खुदा ना खास्ता फिर एक बार ये खित्ता एक जंग देखेगा, लेकिन शायद वो जंग कश्मीर पर एक हतमी जंग होगी। बट हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी उसमें वक्त है। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये मॉरली इनकरेक्ट है जो पाकिस्तान ने किया, ये इनडिफेंसिबल है जो पाकिस्तान ने किया, प्रिंसिपली भी गलत है, पॉलिसी में भी गलत है। ये एक जेन्युइन डिलेमा है। दैट्स नन ऑफ योर प्रॉब्लम एंड दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम एज वेल। ये हुकूमतों का काम है, हुकूमतों को भुगतने दें। दे शुड नो हाउ टू हैंडल दैट इन मीडिया। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एंगल है और वो एंगल है वॉर क्रिमिनल को लेकर, जो बोर्ड ऑफ पीस में बैठेगा, यानी बेंजामिन नेतन्याहू, जो अगर 124 आईसीसी के मेंबर कंट्रीज में कहीं भी लैंड करता है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जरा सोचें कि जब वो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग्स हुआ करेंगी, वहां पर अरब लीडर्स होंगे, वहां पर मुस्लिम लीडर्स होंगे, वहां पर अमन की बात हो रही होगी, वहां पर एक जेनोसाइड करने वाले को जब आप साथ बिठाएंगे और बात कर रहे होंगे गजा पे, तो क्या मॉरल स्टैंस रह जाता है, क्या अखलाकियात रह जाती हैं बातें करने की। अगर ऑफिशियल नंबर्स देखें तो लिटरली रोना आता है कि गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट करती है कि ऑफिशियल नंबर, और ऑफिशियल नंबर हमेशा कम रिपोर्ट किया जाता है। ऑफिशियल नंबर क्या है? ऑफिशियल नंबर ऑफ डेथ टॉल इन गजा वो 76,600 से ज्यादा है। जो लोग इंजर्ड हुए वो 1,71,000 से ज्यादा हैं। और गजा की मिनिस्ट्री को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफिक रिसर्च स्टडी, उसकी अपनी रिपोर्ट क्या कहती है? उनके मुताबिक ये जो डेथ टॉल है ना, ये डेथ टॉल 1,26,000 से ज्यादा है, जिसमें 27% वो बच्चे हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं, और इसमें खवातीन हैं जो कि 24% हैं। जब इतना जुल्म हो जाए और उसके बाद उसी गजा के नाम पर दुनिया के बिलियनर्स इकट्ठे बैठे और वहां पर ग्लोबल वर्ल्ड पावर की बात हो, वहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो, तो दिल तो दुखता है। और फिर दिल से वही आवाज आती है कि कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। जिस तरीके से दुनिया में जियोपॉलिटिक्स डेली बेसिस पे टर्न ले रही है और जिस नहज पर दुनिया इस वक्त आ चुकी है, शायद वो वक्त दूर नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवॉस में बैठकर दुनिया की इकोनॉमी को डिसाइड करे और बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में वॉर और पीस के फैसले करे। पाकिस्तान ने जो स्टैंस लिया है उसको अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, मरता क्या ना करता। और रही बात कि सबको आपने समझना कैसे है, फॉर दैट आई वुड रेकमेंड यू कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जीरो डे, उसको जरूर देखिएगा। रॉबर्ट डेनेरो की सीरीज है कि जिसमें रॉबर्ट डेनेरो एक्ट कर रहे हैं एक एक्स यूएस प्रेसिडेंट का। उसकी लास्ट एपिसोड में एक जुमला है रॉबर्ट डेनेरो का, वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क को वैसे नहीं चलाना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हो, किसी भी मुल्क को वैसे चलाना चाहिए जैसा वो होता है।